नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं आधुनिक काल। आधुनिक काल को किस किस कवि ने क्या क्या नाम दिए हैं। आधुनिक काल का प्रारंभ कब से कब तक माना जाता है। आधुनिक काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है। आधुनिक काल की परिस्थितियाँ देखेंगे क्या थी। आधुनिक काल की प्रवृत्तियाँ क्या थीं, इनको हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे भारतेंदु युग। भारतेंदु युग की प्रवृत्तियाँ क्या थीं, भारतेंदु युग काव्य की प्रवृत्तियाँ क्या थी, भारतेंदु युग का समय कब से कब तक माना जाता है। उसके बाद हम देखेंगे द्विवेदी युग। द्विवेदी युग काव्य की विशेषताएं क्या रहीं, द्विवेदी युग का समय कितना माना जाता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे छायावाद। छायावाद की क्या परिस्थितियाँ रहीं, क्या क्या उनकी प्रवृत्तियाँ हैं, तो हम इनको एक एक करके अध्ययन करेंगे। आधुनिक काल को किस किस विद्वान ने क्या क्या नाम दिया है। सबसे पहले वर्तमान काल। वर्तमान काल आधुनिक काल को कौन नाम देता है, ये मिस्र बंधु देते हैं। मिस्र बंधु आधुनिक काल को वर्तमान काल कह के संबोधित करते हैं। उसके बाद आधुनिक काल या गद्य काल, हमारे हिंदी साहित्य के सर्वश्रेष्ठ विद्वान आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी आधुनिक काल या गद्य काल नाम देते हैं आधुनिक काल को। उसके बाद नवीन काल गुलाब राय जी देते हैं, और नवीन विकास का काल हम देखेंगे तो श्याम सुंदर दास जी रखते हैं। और आधुनिक काल डॉक्टर नागेंद्र राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गणपत चंद्र गुप्त जी इसको आधुनिक काल नाम ही देते हैं। आधुनिक काल को मुख्य रूप से 6 रूपों में विभाजित किया जा सकता है। आधुनिक काल को 6 भागों में विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहले भारतेंदु युग, फिर उसके बाद द्विवेदी युग, फिर उसके बाद छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं भारतेंदु युग। भारतेंदु युग का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 1868 ईस्वी से 1903 ईस्वी माना जाता है। भारतेंदु युग का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल कितना मानते हैं, 1868 से 1903 ईस्वी मानते हैं। अगर हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार संवत में देखेंगे तो संवत 1925 से संवत 1950 विक्रम संवत माना जाता है। ये किसका समय है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। और डॉक्टर नागेंद्र इसका समय जो मानते हैं वे 1900 से लेकर 1857 की क्रांति से लेकर 1900 तक मानते हैं। 1857 से लेकर 1900 तक कौन मानता है, डॉक्टर नागेंद्र। वे इसे पुनर्जागरण काल नाम से संबोधित करते हैं। कौन, डॉक्टर नागेंद्र। और डॉक्टर रामविलास शर्मा का समय जो वो भी 1857 से लेकर 1900 ईस्वी माना जाता है, वे इसे नवजागरण काल कहते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं आधुनिक काल की साहित्यिक विशेषताएं क्या थीं। ये हम देखते हैं सबसे पहले आधुनिक काल की साहित्यिक विशेषताएं, ना कि भारतेंदु युग की। ये हम क्या देखने जा रहे हैं, आधुनिक काल की साहित्यिक विशेषताएं क्या थीं। हिंदी पद्य के साथ गद्य का भी विकास होता है। आधुनिक काल में पद्य के साथ गद्य का विकास होता है। खड़ी बोली का साहित्य क्षेत्र में एकाधिकार, जो खड़ी बोली को हिंदी साहित्य में प्रयोग में लाया गया या उसका विकास हुआ। और हम देखते हैं तीसरी जो है राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ। आधुनिक काल में राष्ट्रीय भावना का विकास होता है। नवयुग की चेतना या मानवतावाद का विकास देखने को मिलता है। आधुनिक काल में विविध शैलियों का विकास होता है। श्रृंगार का स्वास्थ्य और मर्यादित रूप देखने को मिलता है। प्रकृति के प्रति कवियों का आकर्षण देखने को मिलता है। किसमें, आधुनिक काल में प्रकृति के प्रति कवियों का आकर्षण देखने को मिलता है। साहित्य की सभी विधाओं में वादों की भरमार है। प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, साहित्य की सभी विधाओं में वादों की भरमार है। सामान्य जीवन के विषयों का व्यापक ग्रहण है। जनवादी विचारधारा देखने को मिलती है। आधुनिक काल में विषय की विविधता देखने को मिलती है। अब हम पढ़ते हैं आधुनिक काल की परिस्थितियाँ क्या थी, समय की धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थिति क्या थी। किसकी, आधुनिक काल की। डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार 1857 से लेकर 1900 ईस्वी तक के समय को आधुनिक काल या भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है।
1857 से ही हिंदी साहित्य के आधुनिक युग की शुरुआत होती है। कब से? 1857 ईस्वी से ही आधुनिक युग की शुरुआत होती है। ये 1857 हम किसके अनुसार देख रहे हैं? डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार। भारतेंदु युग से ही आधुनिकता का उदय होता है। आधुनिकता एक वैचारिक दृष्टिकोण है। आधुनिकता क्या है? आधुनिकता एक वैचारिक दृष्टिकोण है जो ईश्वर की जगह मानव को तथा आस्था की जगह तर्कों को केंद्र में रखती है। भारतेंदु आधुनिकता किसे आप कहोगे? आधुनिकता बड़े बड़े बाल करवा लेने से, या आधुनिकता डैमेज जींस पहन लेने से आधुनिकता आती है? ये आधुनिकता नहीं है। बड़े बड़े बाल करवा लेने से या डैमेज जीन्स पहन लेना ये आधुनिकता नहीं है। आधुनिकता एक वैचारिक दृष्टिकोण है जो ईश्वर की जगह मानव को आस्था की जगह तर्क को केंद्र में रखती है। आधुनिकता वैज्ञानिक दृष्टिकोण में विश्वास रखती है। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल विभिन्न राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक परिस्थितियों के संपर्क और समन्वय का परिणाम रहा है। आधुनिकता क्या रही है? हिंदी साहित्य का आधुनिक काल जो रहा है, हिंदी साहित्य का आधुनिक काल विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों के संपर्क और समन्वय का परिणाम रहा है। एक बार फिर से देखते हैं। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल विभिन्न राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों के संपर्क और समन्वय का परिणाम है। आधुनिक काल की परिस्थितियां क्या क्या रहीं, हम देखते हैं। सबसे पहले राजनीतिक परिस्थिति क्या रही, राजनीतिक स्थिति क्या रही उस समय की, तो हम देखते हैं राजनीतिक स्थिति। जहाँ तक राजनीतिक स्थिति का प्रश्न है, रीतिकाल समाप्त होने से पहले हमारे संपूर्ण देश पर ब्रिटिश शासन का स्थापित हो चुका था। आधुनिक काल में किसका शासन था? आधुनिक काल में ब्रिटिश शासन का स्थापित हो चुका था। प्लासी के युद्ध में प्लासी का जो युद्ध हुआ उससे अंग्रेजों की नींव भारत में मजबूत हो गई और धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन सारे भारत में फैल गया। जो प्लासी का युद्ध हुआ उससे भारत पर जो अंग्रेजों की नींव थी वो मजबूत हो गई थी और धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन सारे भारत में फैल गया। जैसे जैसे कंपनी का प्रभाव बढ़ा वैसे वैसे उसके अधिकारों के अत्याचार भी बढ़ते रहे। इसके कुछ समय पश्चात कांग्रेस के दो भाग हो गए। उसके कुछ समय पश्चात कांग्रेस की स्थापना हुई। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई और कांग्रेस की स्थापना के बाद कुछ समय पश्चात कांग्रेस के दो भाग हो गए, एक गरम दल और दूसरा नरम दल। तो इतना ही हम राजनीतिक स्थिति में जानेंगे। उसके बाद हम देखते हैं सामाजिक स्थिति क्या थी। जो आधुनिक काल की राजनीतिक स्थिति देखिए, उसके बाद हम देखते हैं सामाजिक स्थिति क्या थी, सामाजिक पृष्ठभूमि क्या थी आधुनिक काल की। क्या होता है? हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के द्वितीय उत्थान काल में सामाजिक क्षेत्र की अशांति दूर हुई और नवीन व्यापक दृष्टिकोण एवं जीवन के नए मूल्यों के रूप में स्थापित हो गया। इस युग में विचारकों ने समाज सुधार की आवश्यकता को बहुत महत्व दिया। समय क्या हुआ? इस समय जो समाज के सुधारक थे, समाज विचारकों ने समाज सुधार की आवश्यकता को बहुत महत्व दिया और समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए सुझाव दिए और समाज में फैली विभिन्न रूढ़ियों, अंधविश्वासों, कुप्रथाओं का चलन, विधवा विवाह पर बल दिया, बाल विवाह, कन्या बाल हत्या जैसी कुप्रथाओं को दूर करने का प्रयास किया। जो समाज में बुराइयां थी उनको दूर करने का प्रयास किया गया। आर्थिक पृष्ठभूमि क्या थी देखते हैं। 1857 की प्रथम स्वतंत्रता
युग के पश्चात सत्ता का हस्तांतरण हुआ। हस्तांतरण का अर्थ क्या होता है? एक हाथ से सत्ता दूसरे हाथ में आना। तो क्या होता है? 1857 के प्रथम स्वतंत्रता युग के पश्चात सत्ता का हस्तांतरण हुआ और ऐसे लोगों की आशा होने लगी कि धीरे धीरे देश की आर्थिक अवस्था में सुधार होगा। फिर विचारकों का ध्यान यथार्थ की कठोर परिस्थितियों एवं निम्नवर्गीय दशा की से पूर्ण रूप से अपनी ओर केंद्रित कर लिया। धीरे धीरे देश में प्रगति होना शुरू हुई। इस युग की जो सांस्कृतिक पृष्ठभूमि थी, इस युग में सांस्कृतिक भावना का प्रभाव पड़ा। सांस्कृतिक चेतना का प्रभाव होता है, इस युग में सांस्कृतिक भावना का प्रभाव पड़ा। सांस्कृतिक चेतना का प्रभाव प्रमुख आधार मानवतावादी विचारधारा बनी। फिर इस मानवतावादी विचारधारा विकास हुआ। क्या हुआ? फिर इस मानवतावादी विचारधारा का विकास हुआ। समय की धार्मिक परिस्थिति जो थी, ईसाई धर्म का प्रचार, ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की और प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने की। और रामकृष्ण मिशन आर्य समाज की स्थापना किसने की? विवेकानंद ने की। क्या होता है? ईसाई धर्म का प्रचार होता है। उस समय राजा राम मोहन राय जी ने ब्रह्म समाज की स्थापना की और रामकृष्ण मिशन आर्य समाज की स्थापना विवेकानंद जी ने की। और प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। थियोसॉफिकल सोसाइटी जिसको रानी बेसेंट चला रही थी, एनी बेसेंट कौन चला रही थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी जिसको कौन चला रही थी? एनी बेसेंट चला रही थी। वे महिलाओं को जागृत करने का काम कर रही थी। तो धार्मिक परिस्थितियाँ जो हैं इम्पॉर्टेंट हैं। इस समय क्या होता है? ईसाई धर्म का प्रचार, ब्रह्म समाज की स्थापना, प्रार्थना समाज की स्थापना और रामकृष्ण मिशन समाज की स्थापना होती है। उसी समय महिलाओं के सुधार के लिए थियोसॉफिकल सोसाइटी जिसको एनी बेसेंट चला रही थी, वो महिलाओं को जागृत करने का काम कर रही थी। तो ये उस समय की धार्मिक परिस्थिति थी। अब हम आर्थिक परिस्थिति जो देखते हैं, इस समय की आर्थिक परिस्थिति बहुत अच्छी नहीं थी और अंग्रेजों द्वारा भारतीय लोगों का आर्थिक शोषण किया जा रहा था। क्या था? इस समय आर्थिक स्थिति जो थी ठीक नहीं थी और अंग्रेजों द्वारा भारतीय लोगों पर शोषण किया जा रहा था। भारतीय लोगों का आर्थिक शोषण किया जा रहा था। भारतीयों के उद्योग धंधे नष्ट कर दिए गए। यूरोप की औद्योगिक क्रांति का प्रभाव जमींदारों जागीरदारों द्वारा छोटे छोटे किसानों का शोषण किया जा रहा था। उस समय की साहित्यिक परिस्थिति क्या थी, जिसको इम्पॉर्टेंट हम इसमें जो इम्पॉर्टेंट पढ़ेंगे वे आर्थिक परिस्थिति, धार्मिक परिस्थिति, सांस्कृतिक परिस्थिति और साहित्यिक परिस्थिति क्या थी। अब हम देखते हैं साहित्यिक परिस्थिति। नई चेतना से साहित्य में बदलाव हो रहा था। नई चेतना से साहित्य में बदलाव, सामाजिक जागरण का साहित्य पर प्रभाव नए लेखन विधाओं के द्वारा पड़ रहा था। ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली का विकास होता है। समय पद्य के स्थान पर गद्य का विकास होता है। गद्य में व्यक्तिगत दुख सुख की अभिव्यक्ति, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद में जन के दुखों का चित्रण, पूंजीपति वर्ग के विरोधों में साहित्यिक रचनाएं की जा रही थी। ये हमने देखा आधुनिक काल की पृष्ठभूमि क्या है। अब हम देखते हैं, बढ़ते हैं भारतेंदु युग पे। भारतेंदु युग की विशेषताएं क्या हैं। भारतेंदु युग के बाद हम अगली द्विवेदी युग, छायावाद युग, उनकी विशेषताएं देखेंगे। तो हम देखते हैं भारतेंदु युग का समय तो आप जानते हैं, डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार 1857 से लेकर 1900 और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार 1868 से 1903 ईस्वी।
भारतेंदु युग के कवि कौन कौन से हैं, भारतेंदु मंडल के कौन कौन से कवि हैं, पहले तो हम उन कवियों को देख लेते हैं। भारतेंदु मंडल के प्रमुख कवि कौन है, भारतेंदु मंडल के प्रमुख लेखक कौन हैं, उनको हम देखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र तो प्रमुख हैं, जो ये युग प्रवर्तक भी हैं। उनके बाद प्रताप नारायण मिश्र, बद्रीनारायण चौधरी, जिन्हें प्रेमघन के नाम से भी जानते हैं, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास, बाल मुकुंद गुप्त, राधा चरण गोस्वामी, सीताराम बीए। तो ये 9 कवि जो हैं भारतेंदु मंडल के प्रमुख कवि हैं। भारतेंदु मंडल के कितने कवि हैं, भारतेंदु मंडल में 9 कवि हैं। कौन कौन से, भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रताप नारायण मिश्र, बद्रीनारायण चौधरी, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास, बाल मुकुंद गुप्त, राधा चरण गोस्वामी, सीताराम बीए। तो ये कौन है, भारतेंदु मंडल के प्रमुख कवि हैं। सबसे पहले हम भारतेंदु युग की कुछ इम्पॉर्टेंट विशेषताएं देख लेते हैं, जो हमें एग्जाम में लिखना है। सबसे पहले जो है राष्ट्रीयता की भावना, भारतेंदु युग में कौन सी प्रमुख, राष्ट्रीयता की भावना। इसका हम उदाहरण जो देंगे उसमें, राष्ट्रीयता की भावना में जो हम उदाहरण देंगे, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात इह अति ख्वारी। ये क्या कहते हैं, ये उदाहरण हम दे सकते हैं। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात इह अति ख्वारी। ये हम एक उदाहरण दे सकते हैं। दूसरा अगर हम इसमें उदाहरण देना चाहें, रोवहु सब मिलके आवहु भारत भाई, हाँ हाँ भारत, हाँ हाँ भारत ना देखी, हाँ हाँ भारत दुर्दशा देखी न जाई। ये उदाहरण हम दे सकते हैं राष्ट्रीयता की भावना में। रोवहु सब मिलके आवहु भारत भाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा देखी न जाई। रोवहु सब मिलके आवहु भारत भाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा न देखी जाई। ये हम राष्ट्रीयता की भावना में देख सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं श्रृंगारिकता की प्रधानता देखने को मिलती है, क्योंकि रीतिकाल से पूरी तरह से श्रृंगारिकता की भावना समाप्त नहीं हुई थी, उस समय भी श्रृंगारिकता की भावना देखने को मिलती है। इसमें जो हम उदाहरण देंगे तो वो इस तरह ये होगा, पिए प्यारे तिहारे निहारे बिना, पिए प्यारे तिहारे निहारे बिना, आँखिया दुखिया नहीं मानती हैं। पिए प्यारे तिहारे निहारे बिना, अखिया दुखिया नहीं मानती हैं। श्रृंगारिकता की भावना में हम उदाहरण दे सकते हैं। पिए प्यारे तिहारे निहारे बिना, अखिया दुखिया नहीं मानती हैं। श्रृंगारिकता की भावना में हम देख सकते हैं। और तीसरी विशेषता जो हम लिखेंगे, सामाजिक समस्याओं का चित्रण। सामाजिक समस्याएं उस समय जो थी उनका चित्रण देखने को मिलता है। कौन करे जो नहीं कसकत, सुन विपत्ति बाल विधवन की। ये उस समय की जो बाल विवाह होता था, उनकी जो वो विधवा हो जाती थी, उस पर ये जो लिखा गया, उस समय की सामाजिक समस्याओं का चित्रण देखने को मिलता है। कौन करे जो नहीं कसकत, सुन विपत्ति बाल विधवन की। ये हम सामाजिक समस्याओं के चित्रण में हम देख सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं भक्ति की भावना। भक्ति काल की भक्ति भावना किस प्रकार की थी, लेकिन आधुनिक काल की भक्ति भावना किस प्रकार है, देखिए। हम आरत भारत वासिन पे, हम आरत भारत वासिन पे, अब दीन दयाल दया करिए। ये आज की जो आधुनिक काल की भक्ति है तो वो कैसी है, हम आरत भारत वासिन पे, हम आरत भारत वासिन पे, अब दीन दयाल कृपा करिए। ये हमें भक्ति भावना जो आधुनिक काल में देखने को मिलती है। विभिन्न विधाओं में काव्य लेखन देखने को मिलता है। विभिन्न विधाओं जैसे नाटक, कहानी, नाटक, निबंध, कहानी, एकांकी, इन विधाओं का विकास होता है किसमें, आधुनिक काल में। तो बार और हम उनकी विशेषताएं देख लेते हैं। भारतेंदु युग की जो प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हो सकती हैं हम देख लेते हैं। भारतेंदु युग में राजभक्ति के साथ साथ देशभक्ति या राष्ट्रभक्ति की प्रधानता देखने को मिलती है। एक तो विशेषता ये हुई सामाजिक कुरीतियों का खंडन। उस समय समाज में जो कुरीतियाँ व्याप्त थी उनका खंडन देखने को मिलता है किसमें, भारतेंदु युग में। देश की दुर्दशा का चित्रण देखने को मिलता है।
देश में जो दुर्दशा है, देश की जो आर्थिक परिस्थितियां हैं उस उनका चित्रण देखने को मिलता है। स्त्री शिक्षा पर बल दिया जाता है, किसमें? आधुनिक काल में। इस समय स्वदेशी की भावना पर बल दिया जाता है, ना कि विदेशी। किस पर? स्वदेशी भावना पर बल दिया जाता है। आर्थिक औन्नति के प्रति क्षोभ देखने को मिलता है। भक्ति व श्रृंगार की प्राचीन परिपाटी पर आधारित कविता। क्या चीज? भक्ति व श्रृंगार की प्राचीन परिपाटी पर आधारित कविता देखने को मिलती है। आधुनिक काल में प्राकृतिक चित्रण देखने को मिलता है। समस्या पूर्ति रचनाएं देखने को मिलती हैं। हास्य व्यंग की प्रधानता देखने को मिलती है। मातृभाषा हिंदी के प्रति प्रेम देखने को मिलता है। समाज सुधार की भावना देखने को मिलती है। किसमें? आधुनिक काल में। राजनीतिक जनजीवन की समस्याओं का चित्रण देखने को मिलता है। अतीत का गौरवगान देखने को मिलता है। किसमें? आधुनिक काल में। मुहावरों लोकोक्तियों का खुलकर प्रयोग हुआ है। विविध काव्य शैलियों का प्रयोग देखने को मिलता है आधुनिक काल में। प्रबंध व मुक्तक दोनों काव्य रूपों का प्रयोग देखने को मिलता है। पद्य में खड़ी बोली के प्रयोग का प्रारंभ देखने को मिलता है। छंदों में विविधता देखने को मिलती है। अलंकारों का सहज व स्वाभाविक प्रयोग देखने को मिलता है। ब्रज भाषा का प्रयोग देखने को, हिंदी खड़ी बोली का प्रयोग देखने को मिलता है। अन्य भाषा के अनुवाद की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। इसमें भारतेंदु युग में। अब हम भारतेंदु युग की विशेषताओं को विस्तार से अध्ययन करेंगे। उस समय की जो विशेषताएं हैं, जो हम क्या लिखेंगे। सबसे पहले राष्ट्रीयता की भावना देखते हैं। इस युग के कवियों ने राष्ट्रीयता की भावनाओं का चित्रण किया है। इस समय क्या होता है? भारत अंग्रेजी शासन के अधीन होता है, जिसके लिए भारत के लोगों को जगाने के लिए, जिसके लिए राष्ट्रीय कविताएं लिखी गईं, वीर रस प्रधान कविताएं लिखी गईं, जिसका परिणाम 1857 की क्रांति में हमें देखने को मिलता है। इतना सा लिखेंगे, उसके बाद हम उदाहरण देखेंगे। हम देखेंगे। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात इह अति ख्वारी। यही हमारी जो सबसे बड़ी चिंता है। अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पै धन विदेश चली जात इह अति ख्वारी। दूसरा भी उदाहरण दे सकते हैं राष्ट्रीयता की भावना में। रोवहु सब मिलके आवहु भारत भाई, रोवहु सब मिलके आवहु भारत भाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा न देखी जाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा न देखी जाई। ये हम उदाहरण दे सकते हैं। उसके बाद हम दूसरी जो विशेषता देखेंगे, श्रृंगारिकता की प्रधानता देखने को मिलती है। किसमें? भारतेंदु युग में। भारतेंदु युग में आधुनिकता की चेतना के बावजूद रीतिकालीन प्रभाव पूरी तरह से छोड़ा नहीं जा सका। क्या हुआ? आधुनिकता के बावजूद जो भारतेंदु युग था, उसमें आधुनिकता के बावजूद रीतिकालीन जो प्रभाव था उसे पूरी तरह से छोड़ा नहीं जा सका। अतः कहीं कहीं शुद्ध श्रृंगार के दर्शन भारतेंदु युग की कविताओं में देखने को मिलते हैं। इसका भी हम उदाहरण देखेंगे। पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना, पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना, आँखिया दुखिया नहीं मानती हैं। ये हम इसका श्रृंगारिकता की भावना में हम ये उदाहरण दे सकते हैं। दूसरी हम समस्या जो देखेंगे, जो उस समय की प्रवृत्ति जो हम लिखेंगे, वो कौन सी? सामाजिक समस्याओं का चित्रण। कि समाज की जो समस्याएं थी, कवि वो लिख रहे थे, वो गद्य में हो चाहे वो पद्य में हो। भारतेंदु युग का जो काव्य रहा वो जनजीवन से जुड़ा रहा। क्या रहा? इस युग का काव्य जनजीवन से जुड़ा रहा। अतः इसमें नारी शिक्षा, विधवा विवाह समस्या, बाल विवाह, धार्मिक संकीर्णता जैसे विषयों की ओर कवियों की दृष्टि गई। इन कवियों ने समाज में फैली विसंगतियों को दूर करने का प्रयास किया है, या समाज में फैली समस्याओं पर चोट करके समाज में नई चेतना पैदा की है। इसमें हम सामाजिक समस्याओं के चित्रण में जो हम उदाहरण देखेंगे, वे
कौन करे जो नहीं कसकत सुनी विपत्ति बाल विधवन की। ये सामाजिक समस्याओं के चित्रण में हम देख सकते हैं। कौन करे जो नहीं कसकत सुनी विपत बाल विधवन की। इस युग के काव्य जन काव्य से जुड़ा रहा था। इसमें नारी शिक्षा, विधवा विवाह, पुनर्विवाह, बाल विवाह, धार्मिक समस्याओं की ओर की दृष्टि गई। कवियों ने समाज में फैली विसंगतियों और बुराइयों को उठ करके समाज में नई चेतना पैदा की। कौन करे जो नहीं कसकत सुन विपत बाल विधवन की। प्रताप नारायण मिश्र जी लिखते हैं। आधुनिकता का बोध। आधुनिकता का बोध हम देखते हैं। हम जो चौथी विशेषता देखेंगे वो होगी भक्ति भावना। उस समय भक्ति भावना, भक्ति काल की भक्ति भावना कैसी थी और भारतीय युग की भक्ति भावना कैसी है, हम उसको देखते हैं। आधुनिक काल में जो भक्ति भावना की प्रधानता देखने को मिलती है, यहाँ भक्ति के निर्गुण व सगुण दोनों रूप उपलब्ध होते हैं। यहाँ भक्ति का एक और व्यापक रूप उपलब्ध होता है जिसे स्वदेशा अनुराग समन्वित भक्ति कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? स्वदेशा अनुराग, जिसे स्वदेशा अनुराग समन्वित भक्ति कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं ईश्वर की भक्ति का उद्देश्य देश की समस्याओं को सुलझाना हो गया था उस समय। हम जो एग्जाम्पल देखेंगे, उदाहरण देखेंगे, हम आरत भारतवासिन पे अब दीन दयाल कृपा करिए। ये प्रताप नारायण मिश्र जी लिखते हैं। हम आरत भारतवासिन पे अब दीन दयाल कृपा करिए का दूसरा उदाहरण हम देखेंगे। प्रभु हो पुनि भूतल अवतरिए, प्रभु हो पुनि भूतल अवतरिए, अपने या प्यारे भारत के पुनि दुख दरिद्र हरिए। क्या कहते हैं? प्रभु हो पुनि भूतल अवतरिए, अपने या प्यारे भारत के पुनि दुख दरिद्र हरिए। में से कोई भी उदाहरण हम दे सकते हैं। हम आरत भारतवासिन पे अब दीन दयाल कृपा करिए भक्ति में ये भी रख सकते हैं और दूसरा भी रख सकते हैं। भारतीय युग में विभिन्न विधाओं में काव्य लेखन देखने को मिलता है। भारतीय युग से ही हिंदी गद्य की विभिन्न विधाओं में लेखन देखने को मिलता है। जैसे कहानी, नाटक, उपन्यास, निबंध, रेखा चित्र। ज़्यादातर जो लिखे गए वे नाटक, उपन्यास और निबंध भारतीय युग में लिखे गए। अब हम देखते हैं भारतीय युग की शिल्पगत विशेषताएं क्या क्या हैं। सबसे पहले हम देखते हैं काव्य रूप। भारतीय युग की जो शिल्पगत विशेषताएं हैं उसमें हम पहली हेडिंग जो डालेंगे वो काव्य रूप। इस युग में मूल रूप से मुक्तक काव्य की रचना हुई है। भारतीय युग में किस रूप में रचना हुई है? इस युग में मूल रूप से मुक्तक काव्य की रचना हुई है। कुछ प्रबंध काव्य भी मिलते हैं, जैसे प्रेम घनकृत जीर्ण जनपद। इसके अतिरिक्त प्रगति मुक्तक, लोकगीत, मुकरियाँ भी मिलती हैं। मुकरी का उदाहरण हम देख सकते हैं। सब गुरुजन को बुरा बतावे, अपनी खिचड़ी आप पकावे। ये हम मुकरी का उदाहरण हम देख सकते हैं। फिर से हम देख लेते हैं। सब गुरुजन को बुरा बतावे, अपनी खिचड़ी आप पकावे, भीतर तत्व न झूठी तेजी, क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेजी। भाषा, उस समय की भाषा क्या है? भारतीय युग के कवियों की अधिकतर रचनाएं ब्रज भाषा में लिखी गई हैं। भारतीय युग की जो अधिकतर रचनाएं रही हैं भारतीय युग की, वो कौन सी भाषा में लिखी गई हैं? वो ब्रज भाषा में लिखी गई हैं। भारतीय युग में कोमलकांत पदावली होने के कारण इस काल के कवि उसका मोह छोड़ नहीं सके। इस समय जो गद्य साहित्य लिखा गया उसमें खड़ी बोली का सफल प्रयोग हुआ है, तो काव्य में उसे सफलता नहीं मिली है। भारतीय युग में गद्य साहित्य लिखा गया उसमें तो खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है, लेकिन जो पद्य साहित्य लिखा गया उसमें किसका प्रयोग देखने को मिलता है? उसमें ब्रज भाषा का ही प्रयोग देखने को मिलता है। वे भाषा के संबंध में कहते भी हैं, अंग्रेजी पढ़ी के यद्यपि सब गुण होत प्रवीण, अंग्रेजी पढ़ी के यद्यपि सब गुण होत प्रवीण, पै निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन के हीन। अंग्रेजी
पढ़ के यद्यपि सब गुण होते हैं होत प्रवीण, पय निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन के हीन। भारतेंदु युग में छंद देखते हैं। भारतेंदु युग की कविता में दोहा, चौपाई, हरिगीतिका, वित्त आदि परंपरागत छंदों के अतिरिक्त लावनी, कजली व होली छंदों का प्रयोग हुआ है। किसमें भारतेंदु युग में कौन कौन से छंदों का प्रयोग हुआ है? दोहा, चौपाई, हरिगीतिका, कवित्त आदि परंपरागत छंदों के अतिरिक्त लावनी, कजली, होली छंदों का प्रयोग हुआ है। अलंकार इसमें हम देखते हैं कौन सा प्रिय रहा है। भारतेंदु युग की जो कविता रही है वे जन सामान्य की समस्याओं से सीधी जुड़ी रही है, इसलिए अलंकारों की सजावट पर ध्यान नहीं देती है, किंतु अर्थालंकारों का जहाँ भी प्रयोग हुआ है वहाँ सफल है। इसमें कौन से अलंकारों का प्रयोग हुआ है? इसमें अर्थालंकारों का प्रयोग हुआ है। ये जो रही है जन सामान्य की भाषा रही है, जन सामान्य की समस्याओं का चित्रण हुआ है, इसलिए इसमें अलंकारों की सजावट नहीं देखने को मिलती है। किसमें? भारतेंदु युग में। तो इसके बाद हम पढ़ते हैं द्विवेदी युग। द्विवेदी युग के कवियों को हम देखते हैं। द्विवेदी युग की विशेषताएं क्या हैं? सबसे पहले तो हम द्विवेदी युग के कवियों को जान लेते हैं। एक इसमें मिस्टेक हुई है, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का भारतेंदु युग समय मैंने बताया है, ये 1868 से लेकर 1893 ईस्वी तक है। अब हम द्विवेदी युग का समय देखते हैं। द्विवेदी युग का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अगर हम देखेंगे तो 1893 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक का जो समय है वो उसे द्विवेदी युग के नाम से जानते हैं। ये किसके अनुसार? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। और इसको द्विवेदी युग को क्या नाम देते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी? द्विवेदी युग को ये नई धारा द्वितीय उत्थान काल इसको नाम देते हैं। द्विवेदी युग को आचार्य शुक्ल जी ने द्विवेदी युग को नई धारा द्वितीय उत्थान काल के अंतर्गत सन 1893 ईस्वी से लेकर सन 1918 तक मानी है। और वहीं डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार हम देखेंगे तो डॉक्टर नागेंद्र जो द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल कहते हैं, इसका समय 1900 से लेकर 1918 ईस्वी मानते हैं। ये कौन मानते हैं? डॉक्टर नागेंद्र। द्विवेदी युग का नामकरण जो पड़ा वो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर पड़ा, और भारतेंदु युग का नाम भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के नाम पर पड़ा। भारतेंदु युग में जो देशभक्ति, स्वतंत्रता, स्वदेशा अभिमान को एक नींव बनाई गई थी, उसको महल बनाने का काम, उसको शिखर तक पहुंचाने का काम किसने किया है? वो द्विवेदी युग ने किया है। साहित्य में खड़ी बोली का प्रारंभ तो भारतेंदु युग में हुआ था, पर उसका विकास द्विवेदी युग में हुआ है। भारतेंदु युग में खड़ी बोली को गद्य साहित्य में लिखा गया, लेकिन जो द्विवेदी युग रहा है उसमें खड़ी बोली को पद्य में भी लिखा गया है। पद्य में उसका विकास हुआ। किस युग में हुआ है? वो द्विवेदी युग में हुआ है। द्विवेदी युग के जो कवि हैं प्रमुख, हम उनको देख लेते हैं। श्रीधर पाठक, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हरियोद, मैथिली शरण गुप्त, रामचरित्र उपाध्याय, लोचन प्रसाद पांडे, गिरिधर शर्मा नवरत्न, नाथुराम शर्मा शंकर, लाला भगवान दीन, राय देवी प्रसाद पूर्ण, बाल मुकुंद गुप्त, कामता प्रसाद गुरु, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, रूप नारायण पांडे, राम नरेश त्रिपाठी, मुकुटधर पांडे, ठाकुर गोपाल शरण सिंह, सैयद आमिर अली, जगन्नाथ दास रत्नाकर, सत्यनारायण कवित्र रत्न, किशोरी लाल गोस्वामी, सुधाकर द्विवेदी, सियाराम शरण गुप्त। तो ये 23 कवि जो हैं वे द्विवेदी युग के प्रमुख कवियों के अंतर्गत आते हैं। फिर से एक बार देख लेते हैं। श्रीधर पाठक, महावीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या प्रसाद, हरियोद, मैथिली शरण गुप्त, रामचरित्र उपाध्याय, लोचन प्रसाद पांडे, गिरधर शर्मा नवरत्न, नाथुराम शर्मा शंकर, लाला भगवान दीन, राय देवी प्रसाद पूर्ण, बाल मुकुंद गुप्त, कामता प्रसाद गुरु, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, रूप नारायण पांडे, रामनरेश त्रिपाठी, मुकुटधर पांडे, ठाकुर गोपाल शरण सिंह, सैयद आमिर अली मीर, जगन्नाथ दास रत्नाकर, सत्यनारायण कवि रत्नाकर,
किशोरी लाल गोस्वामी, सुधाकर द्विवेदी, सियाराम शरण गुप्त। तो ये द्विवेदी युग के कवि हैं। अब हम देखते हैं द्विवेदी युग की क्या विशेषताएं क्या रही। द्विवेदी युग का नामकरण पहले हम देख लेते हैं। 1900 से लेकर 1918 तक की कविता को द्विवेदी युग काव्य कहा जाता है। इस युग की साहित्यिक चेतना को नई दृष्टि व दिशा देने में महावीर प्रसाद द्विवेदी ने मुख्य भूमिका निभाई। उनके के अविस्मरणीय योगदान के कारण इस युग को द्विवेदी युग के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहले हम द्विवेदी युग को थोड़ा समझ लेते हैं, क्या है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग को नवजागरण सुधार काल के नाम से भी जाना जाता है। भारतेंदु युग अगर आधुनिक काल का प्रवेश द्वार है। द्विवेदी युग उसका प्रसंग है। जो प्रवृत्ति भारतेंदु युग में प्रारंभ हुई थी उन प्रवृत्तियों को विकसित एवं पल्लवित होने का अवसर द्विवेदी युग में मिला। द्विवेदी युग में पद्य रचना की प्रणाली का प्रवर्तक जो माने जाते हैं वे महावीर प्रसाद द्विवेदी कहे जाते हैं। द्विवेदी युग की हम प्रवृत्तियों को देखेंगे तो द्विवेदी युग में दो काव्य धाराएं प्रवाहित हुई। एक तो स्वच्छंदतावादी धारा जिसमें श्रीधर पाठक, मुकुटधर पांडे, राम नरेश त्रिपाठी आदि प्रमुख कवि थे। ये कैसे कवि थे? ये स्वच्छंदतावादी कवि थे। कौन कौन? मुकुटधर पांडे, राम नरेश त्रिपाठी, श्रीधर पाठक, ये स्वच्छंदतावादी कवि थे। तथा अनुशासनबद्ध धारा के कवि जो प्रणेता माने जाते हैं वे महावीर प्रसाद द्विवेदी। कौन? अनुशासनबद्ध। अब हम देखते हैं अनुशासनबद्ध काव्यधारा की विशेषताएं, उसमें भावगत विशेषताएं कौन सी इसमें रही? द्विवेदी युग में दो विशेषताएं रही। सबसे पहले कौन कौन सी? स्वच्छंदतावादी काव्यधारा और दूसरी कौन सी थी? अनुशासनबद्ध काव्यधारा। तो हम कौन सी अब काव्यधारा पढ़ने जा रहे हैं? अनुशासनबद्ध काव्यधारा, जिसमें भावगत विशेषताएं देखते हैं द्विवेदी युग की कौन कौन सी हैं। देशभक्ति की भावना हमें भारतेंदु युग में भी दिखती है और देशभक्ति की भावना, राष्ट्र की प्रतिभावना जो है हमें द्विवेदी युग में भी दिखती है। तो सबसे प्रमुख विशेषता जो है वो कौन सी है? देशभक्ति की भावना, राष्ट्र के प्रति भावना। देशभक्ति की भावना द्विवेदी युग के काव्य की प्रमुख विशेषता है। इस युग में देशभक्ति को व्यापक आधार मिला है। इस काल में देशभक्ति पर छोटी और बड़ी रचनाएं लिखी गई हैं। और फिर से हम देख लेते हैं राष्ट्रीयता की भावना में हम देखते हैं भारतेंदु युग की राष्ट्रीयता का स्वरूप देखते हैं द्विवेदी युग की कौन सी राष्ट्रीयता की भावना को एक बार फिर से देखते हैं। भारतेंदु युग की राष्ट्रीयता का स्वरूप बहुत निश्चित नहीं था। उस समय स्वाधीनता संग्राम भी इस बात को लेकर स्पष्ट नहीं था कि हमें अंग्रेजों से मुक्ति पाना है, अंग्रेजों से मुक्त होना है। लेकिन द्विवेदी युग में यह स्वरूप तय हो गया और राष्ट्रीयता की संस्कृति पर बल दिया गया। देश में राष्ट्रीयता पर बल दिया गया द्विवेदी युग में। इस दौर में न सिर्फ कांग्रेस ने स्वराज्य की अवधारणा दी बल्कि क्रांतिकारी आंदोलन का पहला चरण भी संपन्न हुआ, जिसमें कई देशभक्त वीरों ने आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। भारत भारती की रचना भी इसी दौर में हुई, जिसने हमारी राष्ट्रीयता को स्पष्ट चेहरा प्रदान किया। निम्नलिखित कविता बताती है कि उस दौर में देश के लिए मर मिटने की भावना किस तरह पैदा होने लगी थी। हम उदाहरण के रूप में देख सकते हैं, देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा। देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। क्या है? देशभक्त वीरों मरने से नेक नहीं डरना होगा, प्राणों का बलिदान देश की वेदी पर करना होगा। ये नाथूराम शर्मा शंकर जी लिखते हैं। राष्ट्रीयता की नवीन धारणा या राष्ट्रीयता के प्रति बल, इसकी हम दूसरी विशेषता जो हम देखें जो उदाहरण देंगे हम दूसरा भी दे सकते हैं। जिसको ना निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है वह नर नहीं नर पशु है
और मृतक समान है। जिसको निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है। हम देश की राष्ट्रभक्ति भावना में उदाहरण दे सकते हैं। उसके बाद हम दूसरी इस काल की विशेषता जो देखेंगे, साहित्य के उद्देश्य पर बल। जो द्विवेदी युग की दूसरी विशेषता है तो कौन सी है? साहित्य के उद्देश्य पर बल। इसमें जो इस युग में पहली बार साहित्य के उद्देश्य पर बल दिया गया। रीतिवादी मानसिकता को खारिज करते हुए तय किया गया कि कविता का उद्देश्य मनोरंजन मात्र नहीं, उसे अपनी गंभीर सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वाह भी करना चाहिए। साहित्य के उद्देश्य पर कब बल दिया गया? द्विवेदी युग में साहित्य के उद्देश्य पर बल। इस समय कहते हैं कि युग की पहली बार गया कि कविता का उद्देश्य मनोरंजन मात्र नहीं होना चाहिए, बल्कि अपनी गंभीर सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वाह भी करना चाहिए। तब मैथिली शरण गुप्त जी कहते हैं, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। तो ये साहित्य के उद्देश्य में है, ये हम दूसरी विशेषता देख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो तीसरी विशेषता जो हम देखेंगे द्विवेदी युग की भावगत विशेषता, जो तीसरी होगी, सामाजिक समस्याओं का चित्रण। सामाजिक समस्याओं का चित्रण हमें भारतीय युग में भी देखने को मिलता है। सामाजिक समस्याओं का चित्रण हमें द्विवेदी युग में भी देखने को मिलता है। द्विवेदी युग में भी जो उस समय की तत्कालिक घटनाएं होती थी, जो समाज में बुराइयां व्याप्त थी, उन पर भी कविताएं लिखी गईं। तो द्विवेदी युग में जो हम उदाहरण देंगे, जो सामाजिक समस्याओं के चित्रण में, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। ये महिलाओं की स्थिति को देखकर उनका वर्णन करते हुए कहते हैं, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। ये सामाजिक समस्याओं का चित्रण देखने को जब मिलता है, तो समाज की स्त्रियों की स्थिति क्या थी, तो उनको देखते हुए कहते हैं, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। आधुनिकता का बोध। द्विवेदी युग में हमें आधुनिकता का बोध देखते हैं कि हिंदी साहित्य का आधुनिक काल भारतीय युग के साथ ही शुरू हो गया था, किंतु अब आधुनिकता का स्वरूप गंभीर होने लगा था। ईश्वर के स्थान पर मनुष्य तथा उसके जगत को महत्व मिलना आधुनिक की पहली पहचान है। उसके अलावा आस्था के स्थान पर तर्क और विश्लेषण की भूमिका बढ़ाना भी आधुनिक भावबोध का प्रमुख लक्षण है। इस युग ने अपने तरीके से विशेषताओं को साधा। इस युग में पहली बार ईश्वर को मानव रूप में प्रतिष्ठित किया गया। उदाहरण के लिए प्रियप्रवास में कृष्ण ब्रह्म नहीं है, ना ही राधा वियोगिनी है। कृष्ण महापुरुष हैं और राधा समाज सेवा का व्रत धारण करती हैं। वे कहती हैं, प्यारे जीवों जगहित करे गेह चाहे ना आवे। आधुनिकता का बोध हमें भारती में मैथिली शरण गुप्त की रचना में देखने को मिलता है। हम कौन थे क्या हो गए और क्या होंगे अभी, हम कौन थे क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ मिलकर आज विचारें ये समस्याएं सभी। ये हम आधुनिकता के बोध में उदाहरण दे सकते हैं। कौन से? हम कौन थे क्या हो गए और क्या होंगे अभी, आओ मिलकर आज विचारें ये समस्याएं सभी। तो आधुनिकता का बोध में ये हम लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं शिल्पगत विशेषताएं कौन सी हैं। शासनबद्ध काव्यगत विशेषताओं के अंतर्गत हम भावगत विशेषताओं के अंतर्गत पढ़ रहे थे। उसके बाद हम शिल्पगत विशेषताएं देख लेते हैं। किसके अंतर्गत? अनुशासनबद्ध काव्यधारा के अंतर्गत शिल्पगत विशेषताएं कौन कौन सी हैं। अच्छा, इस समय तक भाषा का द्विवेदी युग में जो भाषा प्रयोग हुई है वे खड़ी बोली, वे गद्य में हो चाहे वे पद्य में हो, दोनों में उसका विकास हुआ देखने को मिलता है। कौन सी भाषा का? खड़ी बोली का। पहली बार खड़ी बोली का गद्य और पद्य में लेखन हुआ। इसका हम एग्जाम्पल एक हम देखेंगे। जो एक महाकाव्य लिखा गया वो मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखा गया प्रियप्रवास जो महाकाव्य लिखा गया वो
अयोध्या प्रसाद अयोध्या सिंह हरियोध ने एक महाकाव्य जो लिखा वो कौन से भाषा में लिखा? वो खड़ी बोली में लिखा। वो कौन सा है? प्रियप्रवास जो लिखा गया पहला हिंदी साहित्य में महाकाव्य लिखा गया वो भी खड़ी बोली में, वो प्रियप्रवास है। वो इसे किसने लिखा? अयोध्या सिंह हरियोध ने। इसके लिखने में तर्क देते हैं कि यदि खड़ी बोली में कांतता और मधुरता नहीं आई तो यह मेरी बुद्धि, विद्या और प्रतिभा का दोष है, खड़ी बोली का नहीं। काव्य लिखने में कोई कमी आ रही है तो मेरी बुद्धि में कमी है, ना कि हिंदी भाषा में कमी है, ये कहते हैं। और इसमें छंद कौन कौन से लिखे गए हम देखते हैं द्विवेदी युग में। यह मध्यकालीन छंदों के स्थान पर संस्कृत के वर्णक छंदों का प्रयोग हुआ है। यहाँ दोहे भी लिखे गए हैं। मैथिली शरण गुप्त का प्रिय छंद हरिगीतिका है। मैथिली शरण गुप्त का प्रिय छंद कौन सा है? हरिगीतिका है। तुकांता पर बल दिया गया है। तुकांतता पर बल दिया गया है किसमें? छंद में। जो मैथिली शरण गुप्त का प्रिय छंद कौन सा है? हरिगीतिका है। इसमें तुकांतता पर बल दिया गया है। काव्य रूप प्राय प्रबंध काव्य लिखे गए हैं, मुक्तक कम लिखे गए हैं। इसमें द्विवेदी युग में जो हुए हैं प्रबंध काव्य लिखे गए हैं, उसमें मुक्तक कम लिखे गए हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे छायावाद युग। छायावाद युग का समय कौन सा है? छायावाद के कवि कौन कौन से हैं, उनको हम देखेंगे। छायावाद की विशेषताएं कौन सी हैं हम देखते हैं। छायावाद का समय कितने से कितने तक माना जाता है? आधुनिक हिंदी साहित्य में छायावाद सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन माना जाता है, जिसका काल 1918 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक माना जाता है। ये छायावाद का समय कितने से कितने तक माना जाता है? 1918 से 1936 ईस्वी तक के काल को छायावाद काल के नाम से भी जानते हैं इसे। इस काल में, इस समय में अलग अलग साहित्यकारों ने अपनी अलग अलग भूमिका निभाई है। इस संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रथम बड़े आलोचक हैं। छायावादी कवि के रूप में हम देखेंगे अगर जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, प्रेमचंद्र और रामचंद्र शुक्ल, हरिवंश राय बच्चन, रामकुमार वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर जैसे महान बड़े कवि रहे हैं। छायावाद की परिभाषा हम देखते हैं। प्रकृति पर चेतना के आरोप को छायावाद कहा जाता है। छायावाद की परिभाषा कौन सी? प्रकृति पर चेतना के आरोप को छायावाद कहते हैं। या जयशंकर प्रसाद के अनुसार जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगे तब हिंदी में उसे छायावाद कहेंगे। क्या कहेंगे? जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगे तब उसे हिंदी में उसे छायावाद कहेंगे। छायावाद काव्य की विशेषताएं क्या क्या रही हम देखते हैं। छायावाद काव्य की विशेषताएं, भावगत विशेषताएं हम सबसे पहले देखते हैं। छायावादी काव्य की विशेषताओं को हम एक बार उनके उदाहरण के साथ देख लेते हैं, फिर हम उनको विस्तार से पढ़ेंगे। व्यक्तिवाद की प्रधानता देखने को मिलती है। इसका जो हम उदाहरण देंगे वो होगा, दुख ही जीवन की व्यथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। ये व्यक्तिवाद की प्रधानता ये छायावाद में देखने को मिलती है। वो कौन कहता है? ये निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कहते हैं, दुख ही जीवन की व्यथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। और दूसरा उदाहरण हम देखते हैं महादेवी वर्मा जी के, मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली। इसमें हम देख सकते हैं व्यक्तिवाद की प्रधानता जो में उदाहरण हम इसमें से दो में से कोई भी दे सकते हैं। और दूसरा जो एग्जाम्पल देंगे, उदाहरण देंगे सौंदर्य चेतना पर। जो इस काव्य की विशेषता रही है, भावगत विशेषता रही है छायावाद की, वो कौन सी है? सौंदर्य चेतना। उसमें हम क्या उदाहरण देंगे? वो, तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर रहते हो क्यों? तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर रहते हो क्यों? हे लाज भरे सौंदर्य बता दो, मौन बने रहते हो क्यों? तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिप कर रहते हो क्यों? हे लाज भरे सौंदर्य बता दो, मौन बने रहते हो क्यों?
सौंदर्य भावना में हम ये उदाहरण दे सकते हैं। प्रकृति का चित्रण, प्रकृति के चित्रण जो रहा है छायावाद का, ये प्रमुख विशेषता ये भी रही है। इसमें हम उदाहरण देंगे जो, तो विश्व कमल की मृदुल मधुकरी, विश्व कमल की मृदुल मधुकरी रजनी तू किस कोने से, क्या क्या है, विश्व कमल की मृदुल मधुकरी रजनी तू किस कोने से, आती चुम चुम चल जाती, आती चुम चुम चल जाती पढ़ी हुई किस टोने से। इस काव्य में, छायावादी काव्य में हमें देखने को मिलती है जिज्ञासा। जिज्ञासा इसमें हम एक उदाहरण हम दे सकते हैं। इसमें आह कल्पना का सुंदर, आह कल्पना का सुंदर वह जगत मधुर कितना होता। जिज्ञासा है ये, क्या है, आह कल्पना का सुंदर वह जगत मधुर कितना होता। नारी की महत्ता पर बल दिया गया है। नारी की महत्ता पर जो नारी के महत्व को बताया गया नारी की, तो ये हम उदाहरण के तौर पे हम जो देखते हैं, नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्व रजत नग, नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्व रजत नग पग तल में पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। क्या है, नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत नग पग तल में पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। ये किसकी है, ये जयशंकर प्रसाद के कामायनी महाकाव्य से है। इसके बाद हम इनकी विशेषताओं को विस्तार से अध्ययन करेंगे। छायावाद की भावगत विशेषताएं, व्यक्तिवाद की प्रधानता। छायावाद में सबसे पहली कौन सी विशेषता है, व्यक्तिवाद की प्रधानता। छायावादी युग में पहली बार कवि ने स्वतंत्र होकर स्वयं के जीवन की घटित घटनाओं का वर्णन किया है। वहाँ अपनी घटनाओं को काव्य में समाहित किया है, काव्य में उकेरा है। पहली बार जीवन की व्यथाओं को वर्णन किया है, किसमें, छायावाद कवियों में। महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि आज का रचनाकार अपनी हर सांस का इतिहास कह देना चाहता है। महादेवी वर्मा जी क्या कहती हैं, आज का रचनाकार अपनी हर सांस का इतिहास कह देना चाहता है। निराला वह महादेवी की निम्न पंक्तियों में ये व्यक्तिवाद की प्रधानता देखने को मिलती है। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। निराला जी ये पंक्ति लिखते हैं कि दुख ही जीवन की व्यथा रही, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। ये कौन कहता है, निराला जी। और महादेवी वर्मा जी क्या कहती हैं, मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली। तो ये व्यक्तिवाद की प्रधानता में हम ये दो उदाहरण दे सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। उसके बाद हम जो देखते हैं दूसरी, सौंदर्य चेतना। छायावादी कवियों की सौंदर्य चेतना अत्यधिक उदार, उदत्त एवं विशाल है। उसमें मानव प्रकृति एवं भावों के गहरे लोक समाहित हैं। कल्पना सौंदर्य को मुखारित करती है। कल्पना किसको मुखारित करती है, कल्पना सौंदर्य को मुखारित करती है। छायावाद सौंदर्य की चित्रशाला है, जिसमें मानव सौंदर्य सर्वोच्च स्तर पर प्रतिष्ठित है। इसका जो हम उदाहरण देखेंगे, सुंदर है सुमन विहग सुंदर, मानो तुम सबसे सुंदरतम। सुंदर है सुमन, सुंदर है सुमन विहग सुंदर, मानो तुम सबसे सुंदरतम। ये कौन सा है, सौंदर्य चेतना में सौंदर्य की प्रधानता में हम उदाहरण दे सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं छायावाद में प्रकृति का चित्रण, प्रकृति का सजीव चित्रण देखने को मिलता है। किसमें, जो छायावाद है उसमें हमें देखने को मिलता है। छायावाद में प्रकृति इस तरह से समा गई है कि छायावाद से उसे अलग करना संभव नहीं है। छायावादी जो सौंदर्य है वे प्रकृति के बिना प्राणहीन हो जाता है। छायावाद में प्रकृति को सजीव रूप में चित्रण किया गया है। प्रकृति का आलंबन, उद्दीपन, मानवीकरण द्वितीय रहस्यवादी रूप में विशद चित्रण हुआ है। प्रकृति की गोद में विश्राम करते हुए कवि आलोचकों ने पलायनवादी होने का आरोप भी लगाया है। मानवीकरण का एक उदाहरण इस प्रकार है,
विश्व कमल की मृदुल मधुकरी रजनी तू किस कोने से आती चूम 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 चली जाती पढ़ी हुई किस टोने से। ये प्रकृति के उदाहरण में, प्रकृति का हम जो एग्जाम्पल देंगे, उदाहरण देंगे, उसमें रख सकते हैं। विश्व कमल की मृदुल मधुकरी रजनी तू किस कोने से आती चूम चूम चली जाती पढ़ी हुई किस टोने से। उसके बाद छायावाद में हमें जिज्ञासा देखने को मिलती है। कवि की जिज्ञासा क्या होती है, उनको क्या देखने को मिलती है, ये इसकी विशेषता है छायावाद की। छायावादी कवियों ने दिए हुए सत्यों का तर्कों के आधार पर विरोध किया है तथा खुद अपने सत्य खोजने का प्रयास किया है। इस जिज्ञासा ने उन्हें कल्पनाशील बनाया है। प्रसाद ने कहा है, कल्पना मानव जीवन का प्राण है। प्रसाद जी ने क्या कहा है? कल्पना मानव जीवन का प्राण है। जब उत्तर शास्त्रों में नहीं मिलते तो वे कल्पना में ढूंढे जाते हैं। जब कोई क्वेश्चन या प्रश्न जब हमें उत्तर शास्त्रों में नहीं मिलते तब हमें उनके उत्तर कहाँ मिलते हैं? कल्पना में ढूंढे जाते हैं। तब वे कल्पना में ढूंढे जाते, इसीलिए वे कवि कल्पना की काफ़ी प्रशंसा करते हैं। किसकी प्रशंसा करते हैं? कवि कल्पना की काफ़ी प्रशंसा करते हैं और कहते हैं, इसका एग्जाम्पल हम जो देंगे, आह कल्पना का सुंदर वहाँ, आह कल्पना का सुंदर वहाँ, जगत मधुर कितना होता। ये हम जिज्ञासा में एक हम उदाहरण दे सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं नारी की महत्ता पर बल छायावाद में देखने को मिलता है। छायावादी कवियों ने अपनी कविताओं में नारी के गौरवपूर्ण स्थान को प्रदान किया है। किसने? छायावादी कवियों ने कविताओं में नारी को गौरवपूर्ण स्थान प्रदान किया है। ने यदि नारी को देवी माँ सहचरणी प्राण कहा तो प्रसाद ने अपनी नारी विषयक आदर्श को श्रद्धा के रूप में आकर उपस्थित किया। क्या है? यदि पंत जी ने नारी को देवी माँ सहचरणी प्राण के रूप में प्रतिष्ठित किया तो प्रसाद ने अपनी नारी विषयक आदर्श रचना में श्रद्धा के रूप में लाकर उपस्थित किया। श्रद्धा के विषय में प्रसाद जी ने निम्नलिखित पंक्तियाँ संपूर्ण नारी जाति के लिए एक कही गई हैं, प्रतीक हैं। पूर्ण नारी जाति के लिए ये प्रतीक हैं। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में। पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। ये कौन कहता है? जयशंकर प्रसाद जी। छायावाद की शिल्पगत विशेषताएं हम देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। काव्य रूप हम देखते हैं शिल्पगत विशेषताओं में। यह कविता भावना प्रधान है। प्रकृति में प्रगीतात्मक छायावाद में प्रगीतों की रचना हुई है, जिनमें निराला के प्रगति अग्रणी हैं। महादेवी ने गीत लिखे हैं, महादेवी वर्मा जी ने गीत लिखे हैं। निराला, पंत व प्रसाद ने लंबी कविताएं भी लिखी हैं। लंबी कविताओं में अंतर वस्तु प्रबंधात्मक एवं विस्तृत होती हैं। इस समय का कामायनी एकमात्र महाकाव्य है। छायावाद में जो काव्य लिखा गया महाकाव्य, वो कामायनी एकमात्र महाकाव्य है जो जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। छायावाद ने कर्कश कही जाने वाली खड़ी बोली में कोमल भावों को प्रस्तुत करने की चुनौती को स्वीकार किया है। जो खड़ी बोली को लोग कर्कश कहते थे, लेकिन उसे मधुर बनाने का काम किया है, उसे मधुर कोमल बनाने का काम जो उन्होंने चुनौती स्वीकार की है, वो किसने की है? छायावाद ने की है। छायावाद या शायरी छायावादी कवियों ने की है। इस चुनौती का सामना छायावादी कवियों ने साहस के साथ किया है। छंद छायावाद की जो छंद है, छंद में हम देखते हैं छायावाद की स्वतंत्र चेतना ने छंदों की परंपरागत ढांचे को तोड़ दिया। निराला ने मुक्त छंदों में रचना की, प्रसाद ने आंसू छंद की योजना की।
अलंकार हम देखते हैं छायावादी कवियों ने अर्थालंकारों का पर्याप्त प्रयोग किया है, क्योंकि गहरे भावों की अभिव्यक्ति सीधे सीधे नहीं हो पाती। पंत का मानना था कि अलंकार केवल वाणी की सजावट के लिए हैं। पंत जी क्या कहते हैं? अलंकार केवल वाणी की सजावट के लिए नहीं, वरन वे भाव अभिव्यक्ति के लिए भी विशेष हैं। छायावादी कवियों में बिंब देखने को मिलते हैं। छायावादी कवियों ने बिंबों का सफल प्रयोग करके काव्य को अत्यधिक मार्मिक बनाया है। उनके काव्य में एक एक प्रस्तुत उदाहरण विराट बिंबों को प्रतिनिधित्व देता है। उनके काव्य में एक एक जो रचना है वे बिंब के रूप में उभर कर सामने आ जाती है। प्रतीक भी इस काव्य में जो शिल्पगत विशेषता है। छायावादी कवियों में सूक्ष्म अमूर्त तथ्य को व्यक्त करने के प्रयास में प्रतीकात्मकता हो जाती है। आचार्य शुक्ल ने तो इसे प्रतीकवाद से भी प्रभावित आंदोलन माना है। इसमें वैचारिक प्रतीकों की भी रचना हुई है। उदाहरण के लिए राम की शक्ति पूजा में राम राष्ट्रीयता के प्रतीक हैं, तो रावण ब्रिटिश सत्ता का प्रतीक है। यहाँ तक हमने पढ़ा जो भारतेंदु युग की पृष्ठभूमि क्या थी, भारतेंदु युग की विशेषताएं क्या थी, छाया। उसके बाद हमने देखा द्विवेदी युग के कवि कौन कौन से हैं, द्विवेदी युग की विशेषताएं क्या क्या रही, छायावाद की विशेषताएं क्या रही, छायावाद के कवि कौन कौन से रहे। तो यहीं तक आज हम, इससे पहले एक वीडियो हमने बनाई थी वो प्रगतिवाद पर थी। वो प्रगतिवाद तो आज हमने पढ़ा है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग। अगली वीडियो होगी जो हम पढ़ेंगे नई कविता, नाटक साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे, निबंध साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे। तो आज हम यहीं तक। नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले